नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमने एसएससी जीडी के लिए जो सौर्य सीरीज की शुरुआत की थी, आज मैं उसका प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आया हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इन प्रैक्टिस सेटों को कीजिए और तैयारी अपनी बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। चलिए भाई, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। यदि त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी डैश आपस में समरूप हैं, इसमें एंगल ए बराबर एंगल बी डैश तथा एंगल बी बराबर एंगल सी डैश है। यदि भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी डैश सी डैश बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो बी सी और ए डैश सी डैश का अनुपात निम्न में से क्या होगा? तो समझिए भाई, पहले बात करते हैं जरा सिमिलरिटी की। तो सिमिलरिटी में क्या होता है, यदि दो त्रिभुज आपस में सिमिलर कब होंगे भाई? जब एक त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हों, तो वे त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है भाई, तो ये त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी। और दूसरा हम किस तरीके से बनाएंगे कि एंगल ए के बराबर क्या है? एंगल बी डैश। तो हमने ये जो एंगल ए है उसके बराबर क्या मान लिया? एंगल बी डैश। यहां से शुरुआत करेंगे क्योंकि एंगल ए के बराबर एंगल बी डैश हो गया। और एंगल बी के बराबर, यहां एंगल बी के बराबर क्या है? सी डैश। तो इसे सी डैश बना लेंगे, तो ये एंगल बराबर हो गया। तो जब किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो भाई ये सी जो एंगल है तीसरा, वो यहां पे कौन रह गया? ए डैश। तो सी जो होगा वो ए डैश के बराबर होगा। तो अब भाई ये त्रिभुज ए बी सी का और त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी डैश के तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। तो अब ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। अब हमें क्या दे रखा है? ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये दे रखी है ये वाली भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी डैश सी डैश बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो पूछा क्या गया है कि बी सी मतलब ये वाली भुजा, इसकी जो आधार वाली भुजा है, और बी सी और ए डैश और सी डैश, इस भुजा का अनुपात। तो भाई अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी डैश हैं, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, उनमें अनुपात क्या होता है? समान होता है। मतलब कि ए बी, ये भुजा बटी ये, क्योंकि इसके संगत ये वाली भुजा है, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? बी डैश सी डैश। तो वही अनुपात जो इस भुजा का अनुपात है वही इनकी बेस भुजाओं में भी होगा। तो ये होगा बराबर बी सी अपॉन सी डैश ए डैश। ठीक है भाई, तो ए बी की माप कितनी दे रखी है? 4/5। बी डैश सी डैश कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो वही हो जाएगा किसमें? बी सी अपॉन सी डैश ए डैश। ठीक है भाई, तो पूछा भी यही गया है कि बी सी और ए डैश सी डैश में जो अनुपात होगा तो वह क्या निकल के आएगा? 4/5, मतलब 4:5। ठीक है भाई, तो कभी भी जब त्रिभुज क्या हो? समरूप हो, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है भाई, तो ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, तीनों आपस में बराबर होंगी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी और दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें, अगर हम ये कहें ये दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब त्रिभुज ए बी सी के तीनों एंगल त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों एंगलों के बराबर हैं, तो क्या होगा भाई? जो इनकी संगत भुजाएं, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर। ठीक है भाई, तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है और वही अनुपात इनकी ऊंचाइयों में भी होता है। इसे H1 और H2 नाम दे लें तो H1 अपॉन H2। यही अनुपात इनके पेरीमीटरों में भी होता है। ठीक है भाई, तो पेरीमीटर का भी अनुपात यही होता है। ठीक है भाई, और मीडियन का भी अनुपात यही रहता है। तो भाई उसी इससे समरूपता के नियम से हमने
BC अपॉन C डैश A डैश का जो अनुपात बनाया वह कितना आया, 4:5। तो समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए तथा उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपए 80 पैसे है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो भाई बड़ा ही आसान सवाल है। इसे अगर हम टेबल मेथड से करें तो भाई सीआई क्या है, बदलता है, लेकिन एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वह हर साल का क्या रहता है, समान रहता है। तो भाई 1 साल का ब्याज अगर 260 है तो अगली साल भी कितना रहेगा, 260 ही रहेगा। और भी अगली साल की बात होती, तीसरी साल की बात होती, तब भी यह 260 ही रहता। अब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो कितना है, 540 रुपए 80 पैसे। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे कितना हो गया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, 520 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 520 रुपए। तो ये 520 रुपए साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपए 80 पैसे है। इसका मतलब 20 रुपए 80 पैसे। ये क्या हुआ, ये पहली साल के ब्याज पे क्या लगा होगा, ब्याज लगा होगा। ये पहली साल के ब्याज पर ब्याज लगा होगा, क्योंकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 520 हो रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपए 80 पैसे हो रहा है। ठीक है भाई, तो ब्याज पे ब्याज लगा है, तो 20 रुपए 80 पैसे किस ब्याज पे लगा है, 260 रुपए पे। ठीक है भाई, तो बस ये हमें जानना है कि 20 रुपए 80 पैसे 260 का कितने प्रतिशत है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 100 का परसेंट में बदलने के लिए, तो रेट हमें तुरंत पता चल जाएगी। तो इस 100 का गुणा करने से क्या हुआ, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट पहले पॉइंट है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इकाई अंक की बात करें तो 6 का अगर 8 से गुणा करेंगे तभी तो भाई इकाई अंक 8 बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में भी हमारे क्या है, 8 है। तो रेट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8%। ठीक है भाई, और भी चेक अगर हम करना चाहें तो 26 8 208 ही होगा, 8 6 48 की 8 होता। ठीक है, 8 दूनी 16 4 20। तो रेट जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, 8%। क्या बनेगी रेट इसकी, 8% बनेगी। समझ पाए होंगे इस बात को। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 520 रुपए, और 2 वर्ष का सीआई कितना है, 540 रुपए 80 पैसे। इसका मतलब ये 20 रुपए 80 पैसे हैं, वो क्या लगा, पहली साल की ब्याज पे ब्याज लगी। तो वह पहली साल की ब्याज पे ब्याज है, तो 20 रुपए 80 पैसा 260 का कितना परसेंट है, वही तो रेट होगी। तो भाई वो रेट कितनी आ गई, 8%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक AB है। देखिए भाई, ये त्रिभुज एबीसी हो गया। ठीक है भाई, और एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर। ठीक है भाई, ये कोण समद्विभाजक, मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो कोण BAC मतलब एंगल ए का जो समद्विभाजक है वो क्या है भाई, AD है। चलिए भाई, आगे क्या कहा गया है, यदि AB बराबर 2.8 सेंटीमीटर, ये भुजा दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना दे रखा है, 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो पूछा क्या है, अभी और भी दे रखा है भाई, CD भी दे रखा है। CD कितना दे रखा है, 2.1 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया है, ये BD, क्या पूछा गया है, ये वाली लंबाई जो BD की है वो पूछी है। तो भाई एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम होती है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है भाई, अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात करें, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जब भी ये एंगल क्या हो रहा हो, बाइसेक्ट हो, बराबर बराबर एंगलों में बांटे, तो इन दो भुजाओं का, जो इस कोण से जो 2 भुजाएं लगी होती हैं, इन 2 भुजाओं का अनुपात, तो ये 2 भुजाएं कौन सी है भाई, AB अपॉन AC। ठीक है भाई, तो AB अपॉन AC जिस एंगल का कोण समद्विभाजक हुआ है, ठीक है भाई, बराबर होता है इनके बेस रेशियो का। किसका, बेस रेशियो का। तो क्या हो जाएगा भाई, BD अपॉन CD या DC, BC अपॉन DC, मतलब ये बटे ये बराबर ये बटे ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। तो भाई AB कितना दे रखा है, 2.8। ठीक है भाई, वो कितना दे रखा है, AC की लंबाई 4.9 दे रखी है। यहाँ पे BD हमें ज्ञात करना है, इसको x मान लीजिए। ठीक है भाई, और ये कितना दे रखा है, 2.1। तो अगर पॉइंट से पॉइंट अगर हम हटा लेते हैं, तो यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ से हटा लीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 7 से कितने बार, 3 बार, ये 7 से 7 बार, और ये 7 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 0.4 बार, और 3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ से x की जो वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 1.2, क्योंकि 4 तिया 12। तो यहाँ से जो x की वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप समझ पाए होंगे। यहाँ से क्या है, जो भुजाओं का अनुपात होता है वो इनके जो बेस का जो रेशियो होता है उसके बराबर होता है। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, ए बी अपॉन ए सी इन भुजाओं का अनुपात बराबर बी डी अपॉन डी सी। ठीक है भाई, यहाँ हमें वैल्यू पता नहीं थी, उसको हमने एक्स मान लिया और काट पीट कर ली। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू निकली वह कितनी निकली 1.2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ पाए होंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 920 है, कोई ग्राहक दो क्रमवार कटौतियां लेकर उसे 742 रुपए 90 पैसे में खरीदता है। ठीक है भाई, यदि पहली कटौती 15% है तो दूसरी कटौती ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं भाई। आपको पहली छूट दे रखी है 15%। ठीक है भाई, तो 15% का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 3/20 होता है। तो 3/20 का मतलब अगर 20 रुपए वाली वस्तु है वह कितने में, 3 रुपए की, ये इसका एमआरपी हो गया। ठीक है भाई, और ये क्या हो गया, डिस्काउंट। तो 20 रुपए की वस्तु पे 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो भाई कितने में बिकेगी, 17 में। तो ये इसका एमआरपी है और ये इसका एसपी है। ठीक है भाई, दूसरी छूट हमें पता नहीं, क्योंकि दूसरी दर हमें पता करनी है, दूसरी जो छूट है वो पता करनी है। तो दूसरा जो डिस्काउंट दिया, मान लीजिए वो एक्स वाली वस्तु कितने में बिकेगी, वाई में, दूसरा छूट लगने के बाद। और फाइनली हुआ क्या कि 920 रुपए वाली वस्तु कितने रुपए की रह गई, 742 रुपए 90 पैसे। कितने का रह गया भाई, 742 रुपए 90 पैसे का। ठीक है भाई, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से 20 से इसे काट लेते हैं, ऊपर से ऐसे ये नीचे कट जाएगा। ठीक है भाई, जब भी ये ऐसे हो, लाइन अगर हम खींच के काट रहे हैं तो वैसे तो क्या करता है, क्रॉस में कटता है। किस में कटता है, क्रॉस में। और अगर हमने जैसे बराबर में लाइन खींच रखी है तो नीचे से नीचे भी कट जाता है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, और इस 2 से ये कितने बार कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल हो गया आपका 46 बार। कितने बार, 46 बार। ऐसे अगर हम इसे 17 से काटें तो ये 17 से कितने बार कटेगा, देखते हैं जरा क्रॉस करके। तो 17 से इसे देखें तो 17 चौके 68। ठीक है भाई, बचेगा कितना, 6 62 हो जाएगा, 17 × 51 और 17 × 7 119। तो ये लगभग 43.7 बार कटेगा। ठीक है भाई, तो यहां से ये 46 वाली वस्तु 43.7 की रह गई। ठीक है भाई, तो 43 रुपये 70 पैसे की भी कह सकते हैं। तो यहां से भाई उसे डिस्काउंट कितने का मिला, तो यहां से उसे जो डिस्काउंट मिलेगा वो 2 रुपये 30 पैसे का मिलेगा। कितने का मिला, 2 रुपये 30 पैसे का। ठीक है भाई, 2 रुपये 30 पैसे का मिला, तो डिस्काउंट गुणा 100 बटे एमआरपी 46 रुपए पे मिला। ठीक है भाई, तो इस 100 से ये 2 0 हो गए। ठीक है भाई, और 46 से कितने बार कटेगा, 6 पंजे 30। ठीक है भाई, तो ये 5%। तो जो दूसरा डिस्काउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 5%। तो 5% इसका करेक्ट आंसर है। आप समझ पाए होंगे इस बात को। हमने 20 वाली वस्तु एमआरपी थी वह 3 रुपए के डिस्काउंट से 17 में बिकी, दूसरा डिस्काउंट में पता नहीं था तो एक्स वाली वस्तु वाई में बिकी। फाइनली हुआ क्या कि 920 वाली वस्तु कितने में बिकी, 742 रुपए 90 पैसे में। तो यहां से हमने इससे इसे काट लिया, 46 बार कटा, और 17 से ये कितने बार कटेगा, 43 रुपए 70 पैसे बार। ठीक है भाई, दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, छूट कितने की मिली, 2 रुपए 30 पैसे, और 2 रुपए 30 पैसे 46 रुपए का कितना है भाई, तो 5% है। समझ पाए होंगे इस बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए किसी कार्य को 8 दिन में, तो भाई ए, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, MDH, M1D1H1 बराबर M2D2H2। ठीक है भाई, तो अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो 5 घंटे, क्योंकि घंटे और बात हुई है तो ए की बात करें, ए प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है, 5 घंटे, और कितने दिन में, 8 दिन में किसी काम को समाप्त कर देता है। आगे उसी काम को बी, उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, कितने घंटे, आगे कहा गया तथा 6 घंटे प्रतिदिन, तो बी 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त कर देता है, 10 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है भाई, तो यहां से 5 से कितने बार कैंसिल हो गया, 2 बार। ठीक है भाई, 2 से कितने बार, 4 बार, और काट लें 2 से 2 बार, और ये 3 बार। तो यहां से ए अनुपात जो बी बनेगा, ए और बी की जो एफिशिएंसी बनेगी वो इसकी वैल्यू इसके साथ होती है और इसकी इसके साथ।
तो 3:2 रहने वाली है। ठीक है भाई, इसका मतलब A 3 यूनिट काम करता है तो B कितना करेगा, 2 यूनिट। अब यहां से किसी एक में इसका वर्क रख के निकाल लीजिए भाई। A की जगह कितना रखेंगे, 3, तो 3 गुणा 5 गुणा 8, ये क्या आ गया भाई, वर्क आ गया। क्या आ गया, वर्क। अब इस वर्क को कराना किस पे है, आगे क्या कहा गया है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर, भाई अब ये दोनों मिल जाएंगे तो कितने यूनिट काम होगा, 5 यूनिट, और 5 यूनिट काम होगा और प्रतिदिन कितने घंटे काम करना है भाई, 8 घंटे। ठीक है भाई, तो 8 घंटे तो कितना समय लगेगा, मान लें इसमें टी टाइम लगेगा। ठीक है भाई, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो टी बराबर टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा भाई, 3 डेज। तो 3 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे, ये M1D1H1 वाले कंसेप्ट से किया गया है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से पेंसिल बेचता है, और 62 रुपए का नुकसान उठाता है यदि वह उतनी ही पेंसिल 1.85 प्रति पेंसिल में बेचता है। तो दीपेश के पास कितनी पेंसिलें हैं भाई, अच्छा सवाल है और है कुछ भी नहीं भाई। बात समझे, पहले उसे 120 रुपए का क्या हो रहा था, लाभ। क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। इतने का क्या हो रहा था, लाभ। और ये लाभ हो कब रहा था, जब वह प्रति पेंसिल कितने की कीमत से बेच रहा था, 2.5 रुपए। ये पेंसिल की बात करें, पेंसिल की बात करें और यहां प्रॉफिट की। ठीक है भाई, तो 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेच रहा था तो उसे 120 रुपए का लाभ हो रहा था, और 62 रुपए का उसे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। कब, जब वह इसे 1.85 रुपीज के हिसाब से बेचता है। तो भाई अगर हम ये देखें ओवरऑल हुआ क्या कि भाई यहां पे जो कीमत में अंतर आया वह कितने रुपए का आया, 35 पैसे का। कितने का, 0.35। कितने का, 0.35 का, सॉरी 15.65, सॉरी। यहां पे जो अंतर आया वो 2.5 रुपए और 1 रुपए 85 पैसे में कितने का अंतर आया, 15.65 पैसे का। कितने का, 65 पैसे का। कितने का अंतर आया, 65 पैसे का। तो जैसे ही कीमत 65 पैसे कम हुई तो यहां पे जो अंतर पड़ गया वो क्या हो गया भाई, 120 रुपए जो लाभ के थे वो चले गए, और 62 रुपए और चले गए नुकसान के। तो ओवरऑल यहां पे जो नुकसान हुआ वो 120 का ये हो गया और 62 का ये हो गया, तो 182 रुपए का क्या हो गया ओवरऑल, 65 पैसे कम हुए तो 182 का नुकसान हो गया। तो भाई नंबर ऑफ पेंसिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 182 रुपए को डिवाइड किससे कर देंगे, 0.65। ठीक है भाई, पॉइंट उठाइए यहाँ पे, गुणा कर लीजिए 100 का। ठीक है, 13 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 13 पंजे 65, ये कटेगा 13 एकम 13, 13 चौक 52, 5 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार, और 14 दूनी 28। ठीक है भाई, तो 280 पेंसिल। बड़ा ही आसान इसका कंसेप्ट है। यहां हमने अंतर देखा 2.5 रुपए और 1 रुपए 85 पैसे में 65 पैसे का अंतर है, और यहां पे उसका जो ओवरऑल जो नुकसान हो गया वो 120 लाभ वाले भी चले गए प्लस 62 रुपए की हानि हो गई। तो यहां पे अंतर आया 182 रुपए का। तो 0.65 से हमने किसको डिवाइड कर दिया, 182 रुपए का। तो यहां से हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स पता चल गई। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। तो 280 इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक टंकी की तली में एक छेद है। एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। हम उसे छेद मान लें, या हम ये कहें कि एक टंकी और इसमें एक आउटलेट नल लगा हुआ है। इसको क्या मान लें, नल मान लें। क्या लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है भाई, और इस नल में से जो पानी निकलता है तो इस पूरी टंकी को, किसको, इस टंकी को ये कितने घंटे में खाली कर देता है, 10 घंटे में। उसे लीकेज ना कह करके हम ये मान लें कि एक नल लगा हुआ है खाली करने वाला, वह उसे 10 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है भाई, आगे क्या बात की गई है, यदि टंकी को पानी से पूरी भरी हो, टंकी अगर पूरी पानी से भरी हुई है, यहां तक भाई पूरी भरी हुई है, तो ये कितने घंटे में खाली कर देता है, 10 घंटे में खाली कर देता है। आगे, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार में टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाता है। भाई अब क्या हो रहा है, एक नल है
और ये भी टंकी में अंदर चल रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है भाई, 4 लीटर प्रति मिनट, 4 लीटर प्रति मिनट। ठीक है भाई, 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, मतलब कैपेसिटी पता करनी है कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है। तो भाई समझिए इस बात को जरा, कि अगर ये नल चालू नहीं था तब ये टंकी 10 घंटे में खाली हो रही थी। ठीक है भाई, और नल को चालू कर दिया तो ये टंकी 15 घंटे में खाली हुई है। इसका मतलब कि 15 घंटे तक ये बरकरार चला होगा ये वाला नल। तो इसने जो पानी 15 घंटे में भरा, तो 15 घंटे में ये कितना पानी भरेगा। वैसे अगर हम बात करें भरने वाला नल, अगर भरने वाले नल की बात करें, ये 15 घंटे तक चला है तो 15 घंटे में इसने कितना पानी भरा होगा। तो भाई ये 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 4 लीटर 1 मिनट में डालता है तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है भाई, और गुणा 15 घंटे तक चला है भाई, तो आप कहोगे कि इतना पानी इसने इस टंकी के अंदर डाला होगा। ठीक है भाई, अब ये जो नल था वो पूरी भरी हुई टंकी को पहले 10 घंटे में खाली कर रहा था, फिर इसने जो पानी चलना साथ में चालू किया तो इसने जो एक्स्ट्रा 15 घंटे में पानी इसमें भरा टंकी में, वही पानी को बाहर निकालने में से 5 घंटे एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि पहले यह 10 घंटे में खाली कर रहा था टंकी को भरी हुई को, और जब ये नल चलने लगा ऊपर जो भरने वाला नल है तब इसको खाली करने में 15 घंटे लगे। इसका मतलब कि 5 घंटे किस बात के एक्स्ट्रा लगे, 5 घंटे इस बात के एक्स्ट्रा लगे क्योंकि 15 घंटे ये लगातार जो ऊपर भरने वाला नल है वह चल रहा है। इसने जितना पानी 15 घंटे में भरा उतना ही पानी इस खाली करने वाले नल ने 5 घंटे में बाहर निकाल दिया। ठीक है भाई, तो खाली करने वाले नल ने क्या किया, जितना पानी इसने निकाला उतना पानी कितने घंटे में खाली कर दिया, 5 घंटे में खाली कर दिया। ठीक है भाई, तो पानी ये कितना भरा गया था, तो पानी भरा गया था इतना, और इस पानी को कितने घंटे में खाली कर दिया इस नल ने, खाली करने वाले ने 5 घंटे में। तो अगर मैं इसकी खाली करने वाले की क्षमता की बात करूं, खाली करने वाले नल की बात करें क्षमता की, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है तो 4 गुणा 60 गुणा 15, इतने लीटर पानी को कितने घंटे में निकाल दिया भाई, एक्स्ट्रा उसे 5 घंटे ही तो लगे, तो 5 घंटे में निकाल दिया। तो 5 तिया 15, 3 चौक 12, 12 छिंग 72, 720 लीटर पानी। इसका मतलब ये पता चल गया भाई कि ये प्रति घंटे जो खाली करने वाला नल है वह 720 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। अब शुरुआत में इसने टंकी को कितने घंटे में खाली किया था, पूरी भरी हुई थी तो 10 घंटे में, तो 10 घंटे में भाई टंकी में कितना पानी रहा होगा, जब ये 1 घंटा में 720 लीटर पानी निकालता है तो 10 घंटे में कितना पानी निकाला होगा, तो 720 इंटू 10, तो ये आ गई टंकी की क्षमता। जो टंकी की क्षमता है वह कितनी आ जाएगी, 7200 लीटर। कितनी आ गई, 7200 लीटर। इस बात को समझ लीजिएगा, जितना पानी इस भरने वाले नल ने 15 घंटे में भरा, उसी पानी को बाहर निकालने के लिए उसे 5 घंटे एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि जनरली जब टंकी भरी होती है तो ये नल 10 घंटे में खाली करता है, फिर इसे 15 घंटे लगे। इसका मतलब इस भरने वाले नल ने कितना पानी भरा होगा 15 घंटे में, तो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, हमने 60 का गुणा कर लिया, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, फिर हमने 15 का गुणा इसलिए किया क्योंकि 15 घंटे में भर रहा है, तो टोटल इसने इतना पानी भरा, और इस इतने पानी को निकालने वाले नल ने 5 घंटे में बाहर निकाल दिया। इसका मतलब 720 लीटर पानी पर आवर खाली करने वाला नल बाहर निकालता है। तो 10 घंटे में पहले टंकी खाली हो रही थी, तो 10 घंटे में उसने कितना पानी निकाला होगा, 7200 लीटर, तो वही टंकी की क्षमता है 7200 लीटर। समझ पाए होंगे इस बात को, अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही समय 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए, भाई एक चलती है ए से, ये ए पॉइंट है और ये बी, एक इधर से इधर जाती है, ठीक है भाई, और एक इधर से इधर को आ रही है, ठीक है, रवाना हुई आगे। यदि वे परस्पर मिलने के बाद, मान लीजिए ये किसी पॉइंट मान लीजिए वो यहां पे कहीं मिली, दोनों ही क्या यहां पे मिली, तो यहां पे जब ये मिली
तो मिलने के बाद ये कहां पे पहुंच गई, यहां पे, और ये जो ट्रेन यहां से ये यहां पे पहुंच पाई और ये ट्रेन यहां से यहां पे आ गई। ठीक है भाई, ये मान लीजिए इनका मीटिंग पॉइंट है। और मिलने के बाद एक दूसरे को पहुंचने में, पहली गाड़ी को पहुंचने में भाई बी और ए तक क्रमशः पहुंचने में 4 घंटे और 9 घंटे लगे। तो भाई इसको पहली वाली को कितने घंटे लगे, 4 घंटे, और इसको कितने घंटे लगे, 9 घंटे। कितने घंटे लगे, दूसरे वाली को 9 घंटे। तो जब भी ऐसे कभी ट्रेनें मिलती हैं तो हमारे पास एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि अगर इनकी चालों का अनुपात पूछा जाए तो चालों का अनुपात S1/S2, या हम SA और SB दे रखी हैं तो SA/SB बराबर होता है TB/TA। मतलब दूसरी वाली जो रेलगाड़ी को टाइम लगा और वो किसमें होता है, इसका रूट के अंदर होता है। ठीक है भाई, तो यहां जो चालों का अनुपात रहने वाला है SA/SB, वो क्या रहेगा, जो टाइम का क्या कर देंगे, दूसरी वाली गाड़ी को कितना घंटे लगा है, 9 घंटे, और पहली को कितना लगा है, 4 घंटे। टाइम का मतलब उल्टा करके अंडर ले लेते हैं, तो यहां ये इसका रेशियो कितना आएगा, 3/2। तो क्या हो जाएगा भाई, SA अनुपात SB, स्पीड का जो रेशियो होगा वह कितना होगा, 3/2 होगा। कितना होगा भाई, 3/2। तो 3/2 इसका करेक्ट आंसर है। तो जब भी ऐसे ट्रेन कभी मिलती हैं और मिलने के बाद समय दिया हो कि अपने डेस्टिनेशनों पे वह इतने इतने घंटे में पहुंची, तो क्या करते हैं, ये हमारे पास रिलेशन होता है, इस रिलेशन के थ्रू हम उनका अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, कभी कभी हमें किसी एक की चाल भी दे दी जाती है तो दूसरे की चाल पूछ लेता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल स्थान प्रस्थान बिंदु पर लौटने। भाई धारा के एक बार वह फ्लो में गया, इधर गया और यहां से क्या हुआ, वापस आया। ठीक है भाई, यहां तक गया है और फिर वापस आया है। तो भाई मान लीजिए इधर जब फ्लो है तो यह जब फ्लो की दिशा में जाएगा तो बोट की चाल हमने मान ली x, ये किसकी चाल है, बोट की, नाव की, और y किसकी है, धारा की, स्ट्रीम की। तो जब वह धारा की दिशा में जाएगा तो ये चालें जुड़ जाएंगी, और जब ये अगेंस्ट आएगा, विरुद्ध आएगा, तो चालें क्या होंगी, x - y। इसका मतलब x + y चाल से गया है और x - y चाल से वापस आया है। ठीक है भाई, अब उसे आने जाने में कितने घंटे का समय लगा है, 5 घंटे का। कितने का, 5 घंटे का। और हमें यहां पर चाल दे रखी है भाई, धारा की चाल और नाव की चाल कितनी दे रखी है, 10 और 4 किलोमीटर। इसका मतलब 10 और 4 का मतलब 14 किलोमीटर प्रति आवर, ये तो हो गई जाने वाली रफ्तार, और वापस आने वाली कितनी हो जाएगी, 10 - 4 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, जाने वाली रफ्तार आ गई 14 किलोमीटर पर आवर और आने वाली रफ्तार कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो आने जाने में उसे कितने घंटे का समय लगा है, 5 घंटे का समय लगा है। तो पूछा क्या गया है, दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, d, कितनी है, d डिस्टेंस गया और 14 की से गया, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4। 14 की से चला और d दूरी चला, और आने में कितना समय, d दूरी आया है वापस, और वो कितने की से आया, 6 की से, 6 की से वापस आया, और दोनों समय को जोड़ने पर कितना टाइम लगा, 5 घंटे लगे। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 और 6 का एलसीएम जो आएगा वह आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा, 42। तो 14 × 42 3D प्लस 6 × 7 42 7D बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा 10D, 10D/42 बराबर 5। 5 से कितने बार कैंसिल हो गया, 2 बार, और 2 से 21 बार। ठीक है भाई, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 21 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 21 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस निकल के आई वह कितनी निकल के आई, 21 किलोमीटर। तो 21 इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन 21 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो 21 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, 14 की से वह धारा की दिशा में गई और 6 की से वह धारा के अगेंस्ट वापस आई। ठीक है भाई, तो डी दूरी चली, तो D/14 जाने में लगा समय और ये आने में लगा समय, दोनों समय को ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 घंटे। ठीक है, सॉल्व किया, आंसर कितना आएगा, 21 किलोमीटर। समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यास 6 सेंटीमीटर वाली 2 लोहे की गोलियां एक 6 सेमी अर्ध व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी में डुबोई जाती हैं। बर्तन में पानी का तल कितना ऊपर उठेगा। तो भाई देखिए जरा, ये बर्तन है सिलिंड्रिकल, कैसा है, बेलनाकार बर्तन है, और इसका अर्ध व्यास 6 सेमी अर्ध व्यास, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या, त्रिज्या ये आर कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है इस बेलन की। ठीक है भाई,
आगे क्या कहा गया है, व्यास 6 सेंटीमीटर वाली दो लोहे की गोलियां। अब दो गोलियां हैं और इनका व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है, व्यास मतलब d बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो r कितना हो जाएगा, व्यास का आता 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर की दो गोलियां हैं। वो क्या किया गई कि इन दोनों गोलियों को इनके अंदर डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया, अंदर। और इसमें पानी कहीं भी भरा हुआ था तो उसका लेवल क्या हो गया, ऊपर हो गया। क्या हो गया भाई, ऊपर हो गया। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं अलग कलर से। मान लीजिए जैसे ही इसमें गोलियां डाली तो ये पानी का स्तर था, ये ऊपर इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया। ठीक है भाई, पानी की दो जो स्तर है वह मान लीजिए h ऊंचाई तक क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन ये बढ़ेगा किस फॉर्म में, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बढ़ेगा ऊपर। क्या बढ़ेगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो क्या होता है, जब भी हम ऐसे गोलों को डालेंगे तो इन दोनों का जो आयतन होगा उतना ही आयतन पानी ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, उठे हुए भाग का आयतन बराबर दोनों गोलों का आयतन। तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है भाई, दो गोले हैं तो दो का गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये जो पानी बढ़ेगा वह सिलिंड्रिकल फॉर्म में बढ़ेगा और जो बेलन का आयतन होता है वह क्या होता है, पाई r²h। मान लीजिए ये h ऊंचाई तक उठ जाएगा तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4/3 r³, त्रिज्या कितनी है 3, तो 3 का क्यूब मतलब 3 गुणा 3 लिख लिया। ठीक है भाई, यहां पे r², यहां त्रिज्या कितनी है 6, तो इसे लिख लेंगे 6 गुणा 6 और ऊंचाई हम पता करेंगे अभी। ठीक है भाई, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 2 बार और इस 3 से ये 2 बार। ठीक है भाई, और 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल। तो यहां से जो h की वैल्यू निकल के आई सब कट गया 2 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आई, हाइट यहां से निकल के आई 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो पानी का लेवल बढ़ने वाला है वह कितना बढ़ने वाला है, 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी जो होना चाहिए यहाँ पे ये बी है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस बात को। दोनों जो गोले हमने इसमें डाले तो दोनों के आयतन के बराबर जो पानी उठेगा वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में बढ़ेगा और सिलिंड्रिकल फॉर्म में जब बढ़ेगा ऊपर तो मान लीजिए h ऊंचाई उसका स्तर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी आ गई इसकी, 2 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर परिधि को स्पर्श करने वाले खींचे गए वृत्त की भुजा क्या होगी। तो भाई ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, कितने का, 4 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर एक स्क्वायर खींच दिया गया है। ठीक है भाई, स्क्वायर खींच दिया गया। पूछा क्या गया है, खींचे गए वृत्त की भुजा क्या होगी। तो जो वृत्त की भुजा होगी वह क्या होगा, इस गोले जो वृत्त का व्यास होगा वही क्या होगा, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी और इधर भी ये 4 तो ये भी 4। तो ओवरऑल जो इसकी भुजा रहने वाली है तो वो जो भुजा होगी वह क्या होगी, 2 गुणा त्रिज्या के। ठीक है भाई, और रेडियस हमें कितनी दे रखी थी, 4 सेंटीमीटर। तो 2 चौके 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, सॉरी व्यास हो जाएगा और जो व्यास हो जाएगा वही इसकी भुजा हो जाएगी। समझ पाए होंगे, तो 8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक तार है, हमें इसकी तार की लंबाई नहीं पता, लेकिन जब इसको फोल्ड करके एक वर्ग बनाया गया, क्या बनाया गया, वर्ग, तो इसका जो क्षेत्रफल है, इस वर्ग का जो एरिया है वह कितना बना इस तार का। तो जो एरिया बना इसका वो क्या बना, एरिया बना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग बराबर 121 हो जाएगा। तो यहां से भुजा क्या निकलेगी, आप कहोगे √121 मतलब 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सारी जो भुजाएं वो 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर के आ गई। इसका मतलब अब हमें इस तार की लंबाई पता चल जाएगी। तो तार की लंबाई क्या होगी, जितना इस वर्ग का परिमाप होगा, और परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा 4 गुणा 11 बराबर 44 सेंटीमीटर। अब हमें इस तार की पता चल गई लंबाई कि इस तार की लंबाई जो है वह कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। आगे क्या पूछा गया है, तो अब इसे एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई अब इसको जब इसी तार को वृत्त बना दिया गया, ये सर्कल बन गया, तो ये जो सर्कल की परिधि होगी
वो कितनी हो जाएगी, इस तार की लंबाई के बराबर होगी। तो परिधि क्या होती है, आप कहोगे सर 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर बराबर 44। तो यहां से 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 44। तो 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल हो गया और आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहां से रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 7 गुणा 7 लगा देंगे। तो यहां से 22 सत्ते 154 सेमी स्क्वायर। तो यहां से जो सर्कल, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह कितना रहेगा, 154 वर्ग सेमी। तो 154 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आप समझ पाए होंगे इस बात को। पहले क्या किया गया, उस तार को मोड़ करके एक स्क्वायर बनाया गया, वर्ग बनाया गया। वर्ग का क्षेत्रफल 121 दिया गया है, तो 121 दिया गया है, तो हमने इसका क्या निकाल लिया, भुजा निकाल ली। भुजा 11 सेंटीमीटर आई, तो भुजा 11 सेंटीमीटर आई, तो परिमाप से हमें उस तार की लंबाई पता चल गई। परिमाप कितना था, 44 था। तो उससे उसी 44 सेंटीमीटर लंबे तार से क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया। अब भाई वृत्त की परिधि क्या होगी, जितनी तार की लंबाई है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के बराबर जब 40 रखा गया, तो यहां से वृत्त की त्रिज्या कितनी निकली, 7 सेंटीमीटर निकली। और जब वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकली, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से हमने इसका जो क्षेत्रफल निकाला हुआ है, कितना निकाला, 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 है भाई। तो अगर मैं आय के अनुपात की बात करूं तो 8:5 ये क्या हो गई, आय। ठीक है भाई, आय का अनुपात 8:5 है, जबकि उनकी मासिक व्यय का अनुपात, अगर व्यय की बात करें तो ये कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। ठीक है भाई, अब आय में से जब व्यय को घटाएंगे तो बचत फाइनली वे कितनी कर रहे हैं, क्रमशः कर रहे हैं 12,000 रुपए, और ये कितनी कर रहा है, 10,000 रुपए। भाई बी 10,000 रुपए की बचत करता है और ए 12,000 रुपए की बचत करता है। ठीक है भाई, मासिक बचत करते हैं। तो उनकी मासिक आय में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है भाई, करते हैं जरा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे। हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं। तो 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। तो 8 तिया 24 और 5 पंजे 25 हम क्या लेते हैं, यहाँ पे अंतर लेते हैं। तो अंतर कितने का आया, 24 और 25 में अंतर आया 1 रेशियो का। ठीक है भाई, और यहां भी हम क्या लेंगे, अंतर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 से गुणा करोगे तो 10,000 का गुणा 5 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 50,000। और ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36,000। तो 36,000 और 50,000 का डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा, 14,000। कितना आएगा, 14,000। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। पहले हमने ऊपर का अंतर लिया तो 1 रेशियो आया, और यहां पे अंतर आया हुआ है 14,000 का आया। तो 14,000 1 रेशियो के बराबर है। यहां इनकी आय में अंतर पूछा गया, तो आय में कितने का अंतर है, ये 8 कमाता है, ये 5 कमाता है, तो 3 का। तो 3 रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, तो आप कहोगे 14,000 इंटू 3 निकलेगी। तो 14 तिया 42,000। कितना इसका अंतर रहने वाला है, 42,000 रुपए। क्या रहने वाला है, 42,000 रुपए इसका अंतर रहने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 रुपए हो जाती है। मान लीजिए धन है हमारा पी, धन हमारा क्या है, धन हमारा पी है, और ये कितने, 4 वर्षों में, 4 ईयर में यह कितना हो जाता है, 54,000 हो जाता है। ठीक है भाई, और 7 वर्षों मतलब अगले 3 साल में यह कितना हो जाता है, 59,582 रुपए। ठीक है भाई, 3 साल में हुआ है। तो अगर मैं इनका अनुपात बनाऊं तो अनुपात बनाने के लिए कितने से काटें, अगर हम 2 से काटें तो ये कितना हो जाएगा, 27,000, आधा कर देंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18, 2 सत्ते 14, 2 निम्मा 18, 2 एकम 2, 29,791। तो अगर ये 3 साल में हुआ है तो हम क्या करते हैं, रेट निकालने के लिए इनका क्यूब रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट। अगर 4 साल में होता तो 4th रूट लेते, 2 साल में होता तो स्क्वायर रूट लेते। तो यहाँ पर 27,000 का सब जानते कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31। जो कि आपको कैसे पता चला, तो भाई 29791 है। ठीक है भाई, और इसका क्यूब रूट ले आना हो तो 1 आ रहा है पीछे, तो 1 लिखते हैं, 3 डिजिट हम क्या करते हैं, काट देते हैं। 29 किसके क्यूब के पास होता है, तो आप कहोगे 3 के क्यूब के पास होता है। तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये 31 का हो जाएगा। तो 30 से अगर भाई ये 31 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 1 रुपए। तो यहां से रेट निकालेंगे तो 1 गुणा 100 बटे 30, 30 पे बढ़ रहा है। ठीक है भाई,
0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 3 सही 1/3, या ये पॉइंट में आंसर दिया है तो 3.33% इसकी रेट रहने वाली है। ठीक है भाई, तो आप समझ पाए होंगे इस बात को। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यकीन मानिए यह है एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं, ठीक है भाई, करिएगा प्रयास। ठीक है, थैंक यू।